सियासी हलचल मचाई गई कि पाकिस्तान को डिरेल किया जाए। मियां शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट के किनारे पे था, करीब था, उससे निकाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं फैसला आपका, लेकिन आज भी मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। सुना है कि कोई कौमी मईशत की बहाली का प्लान तैयार हुआ है और उसमें कोशिश की जाएगी, बल्कि ये कहा गया है कि इस मुआशी बहाली के प्लान का मकसद गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार करना है। हम तो सादा लोग हैं, हम कहते हैं कि आज सियासी गैर यकीनी ख़त्म कर दें, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस उसी दिन बहाल हो जाएगा जब इन्वेस्टर्स को मालूम होगा कि पाकिस्तान में हर चौथे दिन ना हुकूमतें बदलेंगी, ना यहाँ पर गैर यकीनी रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अब 246 मिलियन इंसानों का मुल्क है, एक बड़ी मार्केट है। साथ साथ वज़ीर आज़म ने ख़ुद भी आज कहा, और ब्लूमबर्ग का आर्टिकल भी छपा था, ब्लूमबर्ग वालों ने कहा कि IMF के साथ एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा तो डिफ़ॉल्ट का ख़दशा बढ़ जाएगा। और वज़ीर आज़म ने भी तकरीबन गिला ही किया कि हमने सारी शराइत मुकम्मल कर दी हैं, लेकिन फिर भी IMF हमारे साथ प्रोग्राम पर अमल दरामद का मुआहदा नहीं कर पा रहे। साथ साथ उन्होंने ये तो खुशखबरी दी कि सऊदी अरब हो, कतर हो, चीन हो, ये पाकिस्तान की मसलसल मदद कर रहे हैं। क्या मसलसल मदद के सहारे ही पाकिस्तान चलता रहेगा? मैं इन मौज़ूआत पर बात करूँगा और मेहमानों का मैं तारफ़ करा देता हूँ। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह ख़ान साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, सूबाई वज़ीर हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब माहिर मईशत हैं, क्रिटिक भी हैं, एनालिस्ट भी हैं और चीज़ों को बड़े अच्छे अंदाज में समझते हैं और बयान भी करते हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने वक्त दिया। अब मईशत की बात ही पहले कर लेते हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। वाकई ये जो प्लान आज तैयार हुआ कौमी मईशत बहाल करने का, ये हो जाएगी इस तरह प्लान बनाने से और तकारीर करने से? क्योंकि ठीक 2 महीने के बाद तो फिर पाकिस्तान में इलेक्शन का सीज़न है, कौन जीतता है कौन हारता है? देखिए, पहली बात तो आपने जो अपने इब्तिदाइये में कही कि मईशत और सियासत का एक बड़ा गहरा गठजोड़ है। माशी तारीख खोल के देख लें, पिछले 50 साल की खोल के देख लें, जिन ममालिक में सियासी अदम इस्तेहकाम रहा है उनकी मईशत जो है वो सीधी पटरी पे नहीं चढ़ी कभी भी। जिन मुल्कों में सियासी इस्तेहकाम रहता है वहाँ पे हमने देखा कि उनकी माशी पॉलिसीज जो है वो सीधी सिमत में जाने लगती हैं। तो दो जो जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल प्रीरेक्विजिट के, उनके बगैर तो गुजारा नहीं। जी। वो पहला है सियासी इस्तेहकाम और दूसरा कहलाता है कंटिन्यूटी इन पॉलिसीज, यानी कि पॉलिसीज के अंदर तसलसल रहे। ये है जो सरमायाकार, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो चाहे वो बाहर हो, इन दो चीजों के बगैर जो है वो मामला आगे नहीं बढ़ता। अभी मुझे जो पता चला है, जो जिसका उन्वान है शायद स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जी नाम ये गया है, उसमें 2 चीजें तो पराजा साहब अभी 2 क्लियर होकर सामने आई हैं। पहली ये है जिसको हम कहते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स, कि उन्होंने 5 या 6 सेक्टर्स की निशानदेही की है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम पूरे पाकिस्तान की मईशत को जो है वो आगे लेके बढ़ने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि IT के बारे में बात की है, एनर्जी के बारे में बात की है, एग्रीकल्चर के बारे में बात की है, प्रोडक्शन की बात की है, जी लाइफ स्टॉक है, उसके अंदर माइनिंग की बात की है, IT के अंदर बात की है। और फिर उन्होंने जिसको वो कहते हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन, उन्होंने डिक्लेयर किया कि हमारी नीयत ये है। उनकी नीयत ये है कि $70 अरब तक की एक्सपोर्ट लेके जानी है। उन्होंने नीयत का, उन्होंने अपने गोल का जिक्र किया है कि $100 अरब की बैरूनी सरमायाकारी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं। तो 2 चीजें अभी तक वादे हुई हैं कि एक निशानदेही की है उन्होंने सेक्टर्स की, और दूसरा उन्होंने अपनी जो नीयत है और जो अपने गोल्स हैं उनका इजहार किया है। अभी ये पता नहीं चला कि इसको इनमें कौन सी शख्सियात बैठेंगी, कौन से किस्म के लोग नामजद किए जाएंगे, क्या होगा। ये जरूर बताया गया है कि
पाक फौज की इसमें जो है वो पार्टिसिपेशन होगी और वो टेक्निकल सपोर्ट जो है वो वहां से आएगी। कुछ जगह मैंने पढ़ा है कि शायद मैनेजमेंट भी होगी और कोऑर्डिनेशन जो है विफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान उसमें भी पाक फौज का कोई रोल होगा। इतनी चीजें तो भी सामने आई हैं, अभी मजीद डिटेल्स की आप समझिए कि हम इंतजार कर रहे हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं। शैला रज़ा साहिबा, पॉलिटिकल क्वेश्चन ही मैं आपसे कर सकता हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में, और मेरा क्वेश्चन बड़ा सादा है कि जब तक सियासी इस्तेहकाम को हम सारे मिलकर, पाक फ़ौज हो, पॉलिटिशियन हो, सियासी जमातें हो, मीडिया हो, सिविल सोसाइटी हो, जब तक हम सियासी इस्तेहकाम नहीं देंगे कुछ नहीं हो सकता। क्या मैं और आप हम मिलकर आज ये दुनिया को यकीन दहानी करा सकते हैं कि नहीं, अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आ गई, अब इसके बाद कुछ न तजर्बे किए जाएंगे ना कोई गड़बड़ की जाएगी? पराचा साहब, सवाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ये सवाल सिर्फ सियासतदानों से बनता है या तमाम उन शोबों से बनता है जहाँ से इंटरफेरेंस जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम में रही है? और देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो वे है सबका, और सबकी जो है ड्यूटीज़ हैं, सबके अपने अपने ऑर्बिट्स हैं जिसमें सबको अपनी ड्यूटी अंजाम देनी है। इसीलिए एक स्टेबिलिटी जो है पॉलिटिकल नहीं आ सकी कि सब ने अपने ऑर्बिट से निकलकर जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरफेयर किया और करते रहे हैं, और फिर उन का साथ दूसरे डिपार्टमेंट देते रहे हैं। तो ये इस तरह के मामलात रहे हैं। जब फाइनल हल आपने सियासतदान से ही लेना है तो आप क्यों उसे कुछ अरसे के लिए नाकारा और मलायन करते हैं? तो बेहतर ये है कि ये सवाल आप सिर्फ सियासतदानों से ना पूछें, हर उस मुहिब्बे वतन से पूछें कि जिसको हर एक को बहुत दावा है, हर एक को है और होना चाहिए। तो सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं है, ये जो पॉलिटिकल सिस्टम में इन्वॉल्व रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उससे कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करें। नहीं, सवाल तो देखें ना सबसे बनता है ना। और आज जो नेशनल इन्वेस्टमेंट स्पेशल फैसिलिटेशन काउंसिल का इजलास हुआ उसमें भी सब बैठे हुए थे, लेकिन इनसे बढ़कर भी आइन के अंडर इदारे हैं। मेरा सवाल सबसे है, और मैं जो बात आपसे कर रहा था, मैं यही डॉक्टर सेनेटर अफनानुल्लाह साहब से बात करता हूँ। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने कि एक तो आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और दूसरा कंटिन्यूटी इन पॉलिसीज़। मसलन पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, उसको सस्पेंड कर दिया गया। दूसरा पार्लियामेंट ने कानून बनाया रिव्यू ऑफ जजमेंट्स, उसका फैसला भी महफूज हो गया, अल्टीमेटली तो आउट होना है। तीसरा एक सेनेट में तो अभी लॉ पास हुआ है, उसके खिलाफ भी पटिशन सुनाई आ रही है। तो ओवरऑल इन्वायरमेंट की एक इदारे, या जैसे मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा कह रही हैं कि सिर्फ पॉलिटिशियन से पूछा जाता है, मेरा हरगिज़ ये मतलब, मैं तो सबको सामने रख रहा हूँ। जब ये सब बैठकर, पहले भी हम सुनते थे कि जी 1 पेज, आज भी हमने देखा 1 पेज तो है, लेकिन क्या ये 1 पेज उसी 3.5 साल हुकूमत की तरह मुल्क को ले डूबेगा, आगे बढ़ेगा? फिक्र तो है सबको। देखिए, जो PDM की हुकूमत है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिलखुसूस, हमने कभी 1 पेज की बात नहीं की। हम ये समझते हैं कि अफवाज का जो रोल है वो पॉलिटिकल होना चाहिए और एजेंसियों का रोल भी पॉलिटिकल होना चाहिए, क्योंकि जब वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं वो ख़ुद जो है वो पॉलिटिक्स का शिकार भी हो जाते हैं, जैसे कि हमने अभी रिसेंटली देखा। तो जो उनका काम है वो जो है वो करें। जहाँ तक जो आप बात कर रहे हैं कि ये रिव्यू ऑफ जजमेंट वाला ऑर्डर, और वो तो देखें, वो तो फिर स्टील मिल की निजकारी के ऊपर ये हुआ, रेकोडेक पे ये हुआ, कारके पे ये हुआ, एक के बाद एक फ़ैसला जो है वो गलत आया। उसकी ये मैं सिर्फ डॉक्टर साहब, मेरा यही तो सवाल है ना कि बाहर जो इन्वेस्टर आना है, जिसने पाकिस्तान को छोड़ के अगर अपना कोई ऑटोमोबाइल प्लांट इंडिया में लगाना है, वो ये थोड़ा सोचेगा कि इनकी आपस में लड़ाई है। वो तो पाकिस्तान की एक कलेक्टिव पिक्चर देखेंगे ना। ऐसे ही देखिए, बात ये है कि जो सबसे अल्लाह ताला करे इंशाल्लाह अगले इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाए और हम ऐसी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट कर सकें जो लॉन्ग टर्म हो। लेकिन ये एज़ अ पाकिस्तानी, चाहे आप जज हो या जर्नल हो या जहाँ भी कहीं पे बैठे हों, आपको ये ख़ुद सोचना चाहिए कि ये जो है ये मुल्क आगे तभी बढ़ेगा ना जब इस मुल्क के अंदर
इन्वेस्टमेंट आएगी, एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल बनेगा, पैसा आएगा, इन्वेस्टर आएंगे, यहाँ पे रेल रोड्स बनेंगी, यहाँ पे डैम बनेंगे, तभी आया होगा ना। अगर हम इस चक्कर में रह के हमें कितने पैसे मिल जाएंगे या हमारी तनख्वाहें बढ़ जाएं या हम अपने चक्करों में रह गए, तो फिर इस मुल्क का जो है वो जो 75 साल से हो रहा है वही आगे होगा। लेकिन अब पिछले 6 साल की बर्बादी जो है, पिछले 6 साल जो गुजरे हैं उसके अंदर बर्बादी के अलावा इस मुल्क के अंदर आप मुझे बता देंगे कि कुछ हुआ? क्योंकि सब अपने चक्कर में था, बाजवा साहब सब अपने चक्करों में थे ना, अपने चक्कर सीधे कर लिए, मुल्क को तबाह बर्बाद करके चले गए। अब अगर ये सोच आ गई है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाली, तो ये बड़ी अच्छी खुशाइंद बात है। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो मेरे नज़दीक तब भी आएगी जब पाकिस्तान के लोग एक पॉलिटिकल पार्टी को इतना वोट और इतना मैंडेट देंगे कि वो सिंपल मेजॉरिटी बना सके। ये भी एक क्योंकि जब आपको सिंपल मेजॉरिटी आ जाती है तो फिर इधर तो 2/3 मेजॉरिटी वाले भी सस्टेन ना कर सके ना। मुझे आपसे कहना पड़ रहा है कि 2/3 मेजॉरिटी होती थी, कैसे निकाल दिया जाता था। देखें, जब आप किसी इमारत की बुनियाद गलत रखते हैं, जब आपका आइडिया ही गलत होता है, तो फिर एग्जीक्यूशन आप जो मर्ज़ी करते रहें, आपका रिज़ल्ट तो गलत ही आएगा ना। आप झूठे हवाई बातों के ऊपर 200 अरब डॉलर बाहर से आएगी, वो मुंह पे मारेगी, इस तरह की बातों के ऊपर जो है ये हवाई बातों में पहले भी इस मुल्क के अंदर बड़े बड़े मामला होते रहे कि जी पता नहीं क्या हो गया, ये बाद में पता चलता है उसमें कुछ होता ही नहीं है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है इस मुल्क के अंदर जिसने एक्चुअल डिलीवर करके दिया है, छोटे छोटे टेन्योर्स में भी डिलीवर करके दिया है, CPEC किया, न्यूक्लियर धमाके किए। अब तो हम आगे कर सकते हैं। अब तो हम आगे की बात कर रहे हैं। मैं आगे की तरफ आ जाता हूं, लेकिन मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, डॉक्टर सेनेटर अफनानुल्लाह साहब अगली बात करना चाह रहे हैं। मेरे पास भी अगला नुक्ता यही है कि अब अगर ब्लूमबर्ग जैसे कह रही है कि डिफ़ॉल्ट के खदशात हैं, तो फिर क्या होगा, कैसे इसको थ्वाट किया जा सकता है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब, आगे की आप बात कर रहे थे, मैं भी आगे के लिए क्वेश्चन रख रहा हूँ कि ब्लूमबर्ग ने भी आज कहा कि जी वो पता नहीं IMF के साथ ना हुआ तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये मसाइल बिल आखिर हल क्यों नहीं हो रहे? देखिए, मसाइल इसलिए हल नहीं हो रहे, इसकी 2 वजूहत है। पहली वजह तो ये है कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी और उसका लीडर जो है वो पूरी कैंपेन करेगा पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने की, और वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुका है, और तो ज़ाहिर है उसका इम्पैक्ट जो है वो हुकूमत के ऊपर तो आएगा। और इस हद तक कैंपेन की IMF सिर्फ आप दूसरों की बात ना करें ना, आपकी पार्टी के अंदर बैठे लोग भी मुखालफत कर रहे हैं, और ख़ुद वज़ीर आज़म को कहना पड़ा कि टांगें जो खींचते हैं उनकी पार्टी में जगह नहीं है। वो बात तो खैर दुरुस्त है, वो तो इसलिए क्योंकि ज़ाहिर है वो वजारत से हटाने का गम बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए वो इतना लंबा, वो उनका तो मसाइल दूसरे, उनको आप 2 मिनट के लिए छोड़ दें। लेकिन वैसे ये बता रहा हूँ कि बुनियादी वजह ये है कि इन्होंने जो है ये पूरी कैंपेन चलाई, मुल्क के ख़िलाफ़ बदनाम किया पाकिस्तान। इन्होंने लेटर लिखे अमरीकी सेनेटर और MP जिसमें इन्होंने कहा कि 10,000 लोग पाकिस्तान में कत्ल हुए हैं ड्यूरिंग प्रोटेस्ट। ये इतने बड़े झूठे फ्रॉडी और नौसरबाज हैं कि इन्होंने पाकिस्तान को, मतलब इन्होंने GSP+ को टारगेट किया, इन्होंने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को टारगेट, इन्होंने हर जगह जहां पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते थे पहुंचाया। अभी तो साल से ऊपर हो चुका ना। नहीं, मेरी गुजारिश सुन लेना। देखिए, इस तरह होता नहीं है ना। आप मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने के लिए कैंपेन कर रही है, उसका इम्पैक्ट तो आएगा ना इकॉनमी के ऊपर। ये तो नहीं हो सकता कि कोई इम्पैक्ट ही ना हो। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो कैंपेन और ये जो पॉलिटिकल अपहीवल है जिसकी हमने अभी बात की, उसकी वजह से ये इश्यूज़ आए हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको ये बात बताता हूँ कि ये एकदम से मामला रिजॉल्व होने वाले होते भी नहीं हैं। मिनिमम भी आपको 2 से 3 साल लगते हैं मामला को काबू करने के लिए। तो काबू आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। देखें, हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं। आज $4.8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाइना ने कमिट की है। चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट 1200 मेगावाट का वो बन जाएगा। इससे पहले कराची के अंदर कैनप 3 और कैनप 4 उन्होंने बनाया है, जो कि 2400 मेगावाट के 2 पावर प्लांट हैं। और पाकिस्तान की टोटल कैपेसिटी इन तमाम ये जो नया वाला बनने के बाद तकरीबन 5000 मेगावाट पे चली जाएगी, जो बहुत बड़ी बात है। दुनिया के अंदर चंद मुल्क हैं जिधर इतने सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट और इतना बड़ा न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इस बार हम पाकिस्तान को सही सेहत में लेके जा रहे हैं। हमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। आवाम, पहले भी हमने आवाम को रिलीफ दिया है
चाहे वो 1990 की चलें गवर्नमेंट एक हो, और 97 वादा की हो, एक और 2013 वादा की नहीं, हमने वादे पूरे किए हैं। चलें एक और हमने वादा तो आप मुझे बताएं मोटरवेज का जाल किसने अच्छा बिछाया? अभी तो ठीक है ना, अभी तो एक वादा आ रहा है ना। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, वज़ीर आज़म कह रहे हैं वो ज़रूर IMF की बात करते हैं, लेकिन साथ साथ कह रहे हैं कि सऊदी अरब हो, कतर हो, चीन हो, पाकिस्तान की वो मदद कर रहे हैं। तो क्या इस मदद के सहारे ही पाकिस्तान चलेगा, डिफ़ॉल्ट नहीं कर पाएगा? आपकी प्रोजेक्शंस क्या हैं? देखिए, मैं 2 या 4 नंबर्स आपके सामने रख देता हूँ, फैसला आप खुद से कर सकते हैं। इस वक्त स्टेट बैंक खुद से हमें बता रहा है कि उसके पास जो है वो $4 बिलियन के रिजर्व्स पड़े हैं। जून के महीने के अंदर लगभग $900 मिलियन की हमने पेमेंट करनी है। अच्छा। तो आप सोचिए कि $3 बिलियन पे आ जाएंगे जून की एंड तक। फिर महीना शुरू हो जाएगा जुलाई का। जुलाई से दिसंबर तक $4 अरब की ऐसी अदायगियां हैं जो रोल ओवर नहीं होने वाली, दैट आर नॉट सब्जेक्ट टू रोल ओवर। तो आप सोचिए कि बाय द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर, जो कैलेंडर ईयर चल रहा है, उसके खत्म होने तक स्टेट बैंक के पास जो रिजर्व्स हैं वो तकरीबन 0 पे पहुंच जाएंगे। अब हमें जो इंपोर्ट कर रहे हैं हम चीजें, उनके लिए भी हमें पैसे चाहिए। अगला जो माली साल शुरू हो रहा है जून की 30 तारीख के बाद, जी उस 12 महीनों के अंदर हमारी अदायगियां हैं वो लगभग 23 से 24 अरब डॉलर की हैं। तो मेरे ज़हन में तो IMF के अलावा और कोई मुतबादिल प्लान मेरे ज़हन में नहीं आता है। अब बताया हमें ये जाता है, हुकूमत कहती है कि कोई प्लान बी एग्जिस्ट करता है। ये खुदाया अगर कोई प्लान बी है तो वो वजारत खजाना को चाहिए कि मीडिया के साथ शेयर करे, वो स्टॉक मार्केट के साथ शेयर करे, वो एक्सचेंज मार्केट के साथ शेयर करे, वो बैरूनी सरमायाकारों के साथ शेयर करे। इस वक्त ये सारी माशी प्लेयर जो हैं वो इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि हुकूमत के पास क्या नक्शा है, हुकूमत के पास लेकिन क्या। डॉक्टर साहब, यही जो आज एग्रीमेंट हुआ चीन वाला और ये $multi-billion का उन्होंने एग्रीमेंट किया, ये एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस नहीं है पाकिस्तान की मईशत पे? देखिए, मामला ये है कि हमारे यहाँ जो करंट अकाउंट का खसारा है वो 9 से 10 बिलियन डॉलर का है और 30 से 22 बिलियन डॉलर की अदायगी करनी है हमने अगले 12 महीनों के दौरान। अब अगर चीन की तरफ से कोई मुआहदा सामने आ रहा है तो वो ये खसारे पूरे करने वाला नहीं है। देखिए, अगर हम पिछले 6 महीने से कोई भी सबक सीखना चाहते हैं तो वो ये है कि चाहे वो चीन हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, उन्होंने हमें ये साफ कह दिया है कि वो अपनी तिजोरी के दरवाजे, तिजोरी की चाबी खोलने वाले नहीं है जब तक पाकिस्तान के पास IMF एक छतरी नहीं आती। तो IMF की छतरी के बगैर कुछ नहीं होने वाला, अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं पिछले 6 महीने में। शैला रज़ा साहिबा, अगर फ़र्ज़ किया IMF की छतरी आ भी जाए और उसमें इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशनैलिटीज़ और भी होंगी प्रिज्यूमेबली, जिसमें फिर मसलन शरह सूद बढ़ जाए, महंगाई बढ़ जाए, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? फिर तो आवाम के पास जब जाना है इलेक्शन में तो फिर और अजाब बनेगा, टू बी और नॉट टू बी। इससे कैसे निकला जाए फिर? अच्छा, देखें, जो हालात थे, जी मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो हूँ नहीं, मैं इसलिए ज़रा पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जो हालात थे उसमें तो ऐसा लग रहा था कि PTI की गवर्नमेंट गई और 1 हफ्ते के अंदर हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। उसमें तो ऐसा लग रहा था, शोर भी ऐसा हो रहा था कि हम श्रीलंका बनने जा रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि फॉरेन रिजर्व भी बढ़े, हमने देखा कि कर्ज और सूद की अदायगी भी हो रही है, IMF के बगैर भी हम यहाँ तक आ गए। तो वो लोग जिनको ये गम था कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, उनकी लॉबिंग भी काम कर रही है, उनकी लॉबीज भी काम कर रही हैं और इस तरह की खबरें जो है वो रोज़ाना फैलाई जाना, तो कोई पाकिस्तान के फ्रेंड्स तो नहीं फैला रहे ना ये खबरें। अगर ये खबरें लग रही हैं तो इन्हें लगना चाहिए कि हम सरवाइव कर रहे हैं अब तक, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हम इसमें बेहतरी कर लेंगे और ये बेहतरी की तरफ जाएगा। आप देखेंगे
डॉलर ने भी पीछे की तरफ कदम उठाने शुरू किए हैं और इंशाल्लाह आप महंगाई पे भी काबू देखेंगे, पेट्रोल की कीमत में भी कमी होगी। लेकिन जहाँ तक बात है इलेक्शन में जाने की, तो एक तो मैं अफनान है, मेरा भाई है। देखिए अफनान, हमारे मुल्क में अभी इतनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है कि लोग जो है ना वो क्राइटेरिया बनाएं अपने वोट का। तो 2/3 जो है ना वो बड़ी मुश्किल होती है और 2/3 हमने संभलती नहीं देखी। ठीक है, और मकबूलियत का भी दावेदार कोई और हो जिस माहौल में। मैंने तो 2/3 बोला भी नहीं, मैंने तो सिंपल मेजॉरिटी एक बात कह रही हूँ, हमने तो सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी। 126 से हम 342 के ऐवान में सी पैक भी किया, 18वीं तरमीम भी की और बहुत कुछ किया, ज़राई एक्सपोर्ट भी बढ़ाई। पॉलिसीज़ जो है ना कि कौन सी हुकूमत क्या पॉलिसी लेकर आती है, उसमें कितनी सलाहियत है, ये बहुत मैटर करता है। फिर वो पॉलिसी सी पैक एग्जीक्यूट हुआ PMLN के ज़माने में। इस वक्त सिंध जो है वो वाहिद सूबा है जो 18वीं तरमीम के बाद सबसे ज़्यादा बिजली बना रहा है, अपने पैसों से बना रहा है, किसी फेडरल गवर्नमेंट ने उसे पैसा नहीं दिया। मैडम आप पॉलिसी की बात कर रही हैं। आज ही जहाँ एक बाज़गश्त आई स्ट्रेटजी की, असद उमर साहब फरमा रहे थे कि स्ट्रेटजी से अगर इत्तफाक नहीं है, मैं उनकी स्ट्रेटजी से इत्तफाक नहीं करता। तो आगे से PTI ने जवाब दिया कि आपको स्ट्रेटजी से इत्तफाक नहीं था तो आपने पहले दिन ही रिज़ाइन क्यों नहीं किया। असद उमर साहब कराची से हैं, इकानमी भी वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे। ये जो लोग छोड़ रहे हैं, बहुत सारे छोड़ गए, अभी भी छोड़ रहे हैं। मेरा मैडम आपसे ही सवाल होगा कि इस सिनेरियो में आपको फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या नज़र आता है? ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा, ये असद उमर साहब से मंसूब कुछ बातें सामने आईं। वो कह रहे हैं कि स्ट्रेटजी से मुझे इत्तफाक नहीं था। ऊपर से PTI कह रही है, उनके तर्जमान ने कहा कि पहले दिन ही आप छोड़ जाते। तो ये सब छोड़ के जा रहे हैं, एक के बाद एक, दूसरे के बाद दूसरा। अभी क्या रहता है? उधर से बड़ा कॉन्फिडेंस है कि जितने भी चले जाएं, मकबूलियत हमारी बरकरार है। देखिए बात यह है कि टिकट कौन लेगा आपका? मकबूलियत आप अपने आईने के सामने खड़े होकर कहते रहे मैं बहुत मकबूल हूँ, तो इससे मुझे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है ना। दूसरे के स्ट्रैटेजी तो असद उमर को उसी वक्त समझ नहीं आई थी कि जब उनको हटा दिया गया, और सिर्फ वही नहीं हटे, उसके बाद वज़ीर ख़जाना उनके दौर में कितने हटे ये सब नहीं देख लिया। और जो शौकत तरीन साहब थे उन्होंने बाद में कहा कि 4 साल तक हमारी कोई माशी पॉलिसी नहीं थी, हम एक के बाद एक प्लान को कंसीडर करते थे। ये बात उन्होंने बरमला कही है। फिर उन्होंने IMF के माहदे को भी कहा था कि पीपल्स पार्टी के दौर में बहुत आसान शराइत पे किया गया था। फिर क्या हमदर्दी बताऊं पाकिस्तान से इस पार्टी की कि यहाँ तक कहा गया कि हमें तो पता था कि हमारी गवर्नमेंट जाने वाली है, इसलिए हम मईशत पे बारूदी सुरंगें बिछा के गए। तो मैं इनमें से किसी को बात को कोई अहमियत नहीं देती कि कौन किस वक्त अच्छा था किस वक्त नहीं था। ये सब एक से एक थे। अब बेहतर जगह की तलाश में कुछ अपने आप को बेहतर बनाने के लिए बयानात दे रहे हैं, लेकिन ये बात है यहाँ तक कि ये सारी बातें भी सामने आई थी कि IMF से मायदा होने जा रहा है, हम अपने सूबों में इन पे अमल नहीं करेंगे और इन्हें बिगाड़ेंगे। तो ये इन लोगों की क्या बात की जाए, मुझे बता दें, इन लोगों की क्या बात की जाए। डॉक्टर साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे पिछले इकानमी वाले क्वेश्चन पे, लेकिन साथ साथ असद उमर साहब जो आज बात करके गए कि जी स्ट्रेटजी से मुझे इत्तफाक नहीं था, अगर स्ट्रेटजी से इत्तफाक नहीं था पहले छोड़ जाते, ये उनकी पार्टी ने कहा। मकबूलियत अगर नहीं है आपके मुखालिफिन की, चेयरमैन PTI की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो जो बार बार चैलेंज देते रहे कि जी इलेक्शन करवा के चेक कर रहे हैं, इलेक्शन करवा के चेक कर रहे हैं, नहीं वो अब इलेक्शन हो जाएगा इंशाल्लाह अक्टूबर नवंबर में तो पता चल जाएगा। बात यह है कि मुल्क में इलेक्शन 5 साल बाद होते हैं ना। जी जी। इमरान खान की ख्वाहिश के ऊपर तो नहीं होते ना।
जिसकी ख्वाहिशात के ऊपर अगर इलेक्शन होना हो तो फिर तो हर वक्त कोई ना कोई वो तो आइन का हवाला देते रहे। मैं भी आइन ही का हवाला दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने भी 4 अप्रैल वाले फैसले में लिखा। कोर्ट के तो जो फैसला था वो भी सियासी फैसला था ना, इसलिए उसकी इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं हुई। लेकिन आप ये देख लीजिएगा इंशाल्लाह अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होंगे इसी मुल्क के अंदर, और ये जो लोग पीटीआई छोड़ के जा रहे हैं और ये इमरान खान, ये आप 2013 के इलेक्शन से पहले उठा के देख लें, ये कह रहे थे हम सुनामी आ रहा है, हम 2/3 मेजॉरिटी लेंगे। सुन लें एक मिनट, फिर इन्होंने 2018 के इलेक्शन से पहले भी कहा कि हम बड़े पॉपुलर हो गए, और उसके बाद आरटीएस बिठाना पड़ा इनको जिताने के लिए, हमारे लोग तोड़ने पड़े, हमारी टिकटें वापस करवानी पड़ी, उसके बाद भी ये नहीं इस काबिल। लेकिन मईशत के कॉन्टेक्स्ट में असद उमर साहब एक बड़े विजर्ड थे, बड़े वो जब हुकूमत आ रही थी तो वो कहा जाता था कि बस ये अब इकानमी घोड़े की तरह दौड़ेगी, वो मोटरवे की। वो जो मैंने आपको पहले बात की है ना कि अगर आपने कोई मसला हल करना है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, अगर आप उसकी सलूशन ही सही नहीं होगा तो रिजल्ट तो चाहे गलत ही आएगा ना। बात यह है कि यह हवा बनाया गया था कि वो एक बड़े विजर्ड हैं, इन रियलिटी वो थे ही नहीं, इसलिए वो डिलीवर नहीं कर सके, वो भी नहीं क्या कहते हैं हो सका। तो ये जो हवा में चीज़ें बनाई जाती हैं उनका रिजल्ट फिर यही होता है जो पिछले 5-6 साल आता रहा है। अब बात है इसके ऊपर, इकॉनमी के ऊपर, देखें ये जो बातें कर रहे हैं ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन पिछले 3 महीने से हमने करंट अकाउंट का सरप्लस शो किया है डिफरेंट, एक 250-300 मिलियन डॉलर हुआ है, एक दफ़ा 80 मिलियन डॉलर था, आज भी मीडिया पे टिकर आ रहे थे जी। इसके बाद हमारी कोशिश ये है कि जो ज़ाहिर करंट अकाउंट के अंदर जो इशू आता है, जो आपका जो ट्रेड इम्बैलेंस की वजह से जो आ रहा है, उसको हम कहीं ना कहीं एड्रेस करें, और जो डॉलर कमिंग इन है वो ज़्यादा हो डॉलर गोइंग आउट से, बड़ा सिंपल सी बात है। फिर ये बात दुरुस्त है कि हमें ये 4 बिलियन डॉलर की पेमेंट करनी है और हमारे पास 4 बिलियन डॉलर के ही रिजर्व्स हैं मोर और लेस, लेकिन इन 6 महीनों में हम और लैंडिंग और बायलैटरल एजेंसी से भी बातचीत कर रहे हैं, मज़ीद लैंडिंग भी हम ले सकते हैं, मज़ीद लोन्स भी हम ले सकते हैं, उसको भी क्या कहते हैं करें। फिर ज़ाहिर जो सरप्लस है उसका भी इम्पैक्ट आएगा, ये तमाम बातें। और मुझे इस बात का यकीन है कि इंशाल्लाह IMF प्रोग्राम में हम चले जाएंगे, अगर अभी ना गए तो इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद तो ज़रूरी चले जाएंगे। वो तो जो होंगे उस वक्त जाएंगे। मैं वैसे कह रहा हूँ, ये कैसे परस्यूम कर लिया जाएगा आप ही होंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि हम होंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी कोई होगा अगर उसमें थोड़ी अकल होगी तो वो ज़रूर जो है वो इस मामले को जो है वो ज़रूर एड्रेस करेगा। 200 अरब डॉलर बाहर से आएगी, 100 अरब डॉलर IMF के मुंह पे मारे, अगर ये आपका इकोनॉमिक प्लान है फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ना हमारा ये इकोनॉमिक प्लान है, ना पीपल्स पार्टी का है, ना और कोई संजीदा जमात इस तरह के प्लान नहीं बनाती। डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब, मैं ख़ुसूसी तौर पर असद उमर साहब के हवाले से आपकी ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ। आज वो कह रहे हैं कि स्ट्रेटजी से इत्तफाक नहीं है तो चले जाना चाहिए। उन्हीं की स्ट्रेटजी पे तो पूरा ये एक एडिफिस बना था, पूरी इमारत बनी थी कि असद उमर आ गए और पता नहीं मुल्क की इकानमी कहाँ ले जाएंगे। आप फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, फिर जो भी बाद में कैपेसिटीज़ में रहे उनका इमेज यही रहा। आज पता चला कि स्ट्रेटजी से इत्तफाक ही नहीं है चेयरमैन PTI की। देखिए, हकीकत यह है कि पिछले 5 सालों में इस मुल्क में 6 वज़राए ख़ज़ाना तब्दील हो चुके हैं। ये मुल्क के लिए जो है वो अच्छी चीज़ नहीं। इसमें कोई शक की बात नहीं कि PTI जो है वो मुल्क की मईशत को एक गहरी खाई में छोड़ के गई थी। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो अंग्रेजी में कहते हैं कि इफ़ यू आर इन अ डिच स्टॉप डिगिंग। अगर आप एक खाई में गिरे, मजीद खोदना बंद कर दें। तो जिस खुदाई में, जिस खाई में हमारी मईशत गिरी हुई थी, PDM की हुकूमत ने खुदाई बंद नहीं की, हम मजीद गहराई में गए। आप अंदाजा कीजिए कि 52% सिर्फ 1 साल में खुराक की कीमतों में इजाफा हुआ है, जो पाकिस्तान की 76 साला माशी तारीख में कभी नहीं हुआ। अब ये PDM की हुकूमत है, दर्जन भर इसके अंदर जमातें हैं, पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि एक तरफ तो जो वजारत ख़जाना है वो IMF से पैसे मांग रही है, दूसरी तरफ जो वजारत तवानाई है वो रूस से तेल खरीद रही है। अब एक तरफ तो हम रूस से तेल खरीद रहे हैं, दूसरी तरफ हम यूक्रेन को असला भी दे रहे हैं। अब पैसे हम मांग रहे हैं IMF से, आप समझ लीजिए अमेरिका से, लेकिन जो बार्टर ट्रेडिंग है वो हम अफगानिस्तान और ईरान और रूस से करना चाह रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो कंफ्यूजिंग पॉलिसीज हैं कि
कि असल में हम चाह क्या रहे हैं। नहीं, हम कंफ्यूजन फैला रहे हैं या हम मैनूवरिंग कर रहे हैं। सम टाइम मैं सुनता हूं कि देखें हम ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, हम सब के साथ डील कर रहे हैं, उल्टा क्रेडिट लिया जाता है इस बात का। तो देखिए, अगर आप सबके साथ अच्छा बनना चाहें तो फिर आप किसी के साथ भी अच्छा नहीं बन सकते। वो कहते हैं कि इफ यू आर ड्राइविंग इन द मिडल ऑफ द रोड यू विल गेट रोल्ड ओवर, आपके ऊपर कोई ट्रक चढ़ जाएगा। तो ये मिडल ऑफ द रोड पॉलिसी जो है, ये तो एक कंफ्यूजन का, देखिए कंफ्यूजन का नतीजा जो है वो नजर आता है। अब अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि 2/3 मेजोरिटी मिल जाएगी, फिर कह रहे थे सिंपल मेजोरिटी मिल जाएगी। मेरा सवाल ये बनता है कि हमने लेट्स से कि बिजली के शोबे में 2,500 अरब का नुकसान कर चुकी है हुकूमत, उसमें आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए उसको दुरुस्त करने के लिए, क्या आपको कोई सिंपल मेजोरिटी चाहिए? उसमें कोई नया कानून आपने पास नहीं करना, ये तो हुकूमत की नीयत के ऊपर, हुकूमत की काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है। आपको कोई 2/3 मेजोरिटी नहीं चाहिए पाकिस्तान की मईशत को सीधी राह पे चलाने के लिए। देखिए 1500 अरब का गर्दिशी कर्जा है गैस के अंदर, उसको दुरुस्त करने के लिए क्या आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए पहले, क्या आपको कोई सिंपल मेजोरिटी चाहिए? अब जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं जिसमें PIA है, पाकिस्तान रेलवेज है, 2000 अरब का नुकसान कर चुके हैं, उनको प्राइवेटाइज करने के लिए क्या आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, क्या आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए? डॉक्टर साहब फेयर पॉइंट, फेयर पॉइंट जी, आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? अगर आप सिंपल मेजोरिटी आपके पास नहीं होगी तो फिर आप ब्लैकमेल होंगे कोalition वालों के साथ। जो फंड्स आपने इन मसाइल को हल करने के लिए लगाने हैं वो फंड्स आप कहीं और लगाएंगे। ये मामला इतना सादा नहीं है कि नीयत हो तो हो जाएगा, इतना सादा नहीं है ये मामला। आपके ये बड़ी डायनामिक सिचुएशन होती है, पॉलिटिक्स इतनी सिंपल नहीं होती। ये जो मैं सिंपल मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, ये 2013 से 18 तक सिंपल मेजॉरिटी थी तो आपने CPEC किया, आपने 11,000 मेगावाट के कारखाने लगाए, आपने रेल रोड्स बनाई, आपने डैम बनाए, आपने मोटरवेज बनाई, आपका दो वज़ीर ख़जाना थे 5 साल के अंदर। तो ये अगर ये लिंक्ड है उसके साथ, विदाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये जो है वो इससे तो कोई इनकार नहीं कर रहा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तभी आएगी ना जब आप मनी बिल अपनी मर्जी से पास कर सकेंगे। अगर आप भाग के जाएंगे कोalition पार्टनर के बाद तो मनी बिल पास नहीं होगा, तो कहाँ से आपका जो है वो स्टेबिलिटी आएगी? या आपकी पार्टी 12 जमातें होंगी, हर कोई अपने चक्कर में होगा, तो कहाँ से पॉलिटिकल? डॉक्टर साहब फिर तो बात वही है जो हमने शुरू से जिसका आगाज़ किया कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो मुल्क आगे बढ़ सकता है, मईशत संभल सकती है। बहुत शुक्रिया सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब, आप तशरीफ़ ले आए। मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। नाज़रीन, अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।